लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग शुरू। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज में चुनाव। 7वें चरण में दाव पर दिग्गजों की किस्मत। पीएम मोदी, ममता बनर्जी की भतीजे, लालू की बेटी सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में। 7वें फेज की वोटिंग में ईवीएम खराब की शिकायतें। गाजीपुर, वाराणसी, महाराजगंज, सोनभद्र में ईवीएम खराब। चंदौली में भी ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित। आज होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। गठबंधन की बैठक का एजेंडा साफ नहीं। दिल्ली में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से कई लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आपको बता दें कि 7वें चरण का रण जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण का मतदान है। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का भी मतदान होना है। प्रधानमंत्री भी प्रत्याशी हैं वाराणसी से और उनके अगर हम अपोजिट बात करें तो अजय राय हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी के भतीजे भी चुनावी मैदान में हैं। लालू की बेटी भी आज चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है और कई वीवीआईपी जो है वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, अफजाल अंसारी, लक्ष्मण आचार्य और सूर्य प्रताप। वीवीआईपीज भी आपको बता दें कि अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। साथ ही साथ वोट की अपील भी करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव का 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान। दिग्गजों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन के पक्ष में वोट डाला और जनता से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी अनुप्रिया पटेल ने भी बूथ पर जाकर मतदान किया। वोटिंग के दौरान कहा कि उनका पार्टी अपना दल मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखेगी। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी लेने के लिए वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय मतदान केंद्र पहुंचे। बूथ पर जाकर पत्नी के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, फिर मतदान करके निकले तो विक्ट्री का साइन दिखाया। गाजीपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने अपना मतदान डॉक्टर रमे अंसारी इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मद में किया। साथ ही उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक शिवगतुल्ला अंसारी ने अपना मतदान किया। जरान अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी भी अपने मत का प्रयोग करती नजर आई। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने वाराणसी में वोट डाला। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूर्य प्रताप शुक्ला ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खबर महाराजगंज से है, जहां पर महाराजगंज जिलाधिकारी अनिल झा व उनकी अनूठी पहल देखने को मिली। भीषण गर्मी के बीच पर्यावरण को बचाने की जागरूकता के उद्देश्य से महाराजगंज के डीएम अनुनय झा ने पर्यावरण की जागरूकता और जागृति उत्पन्न करने के लिए जिला प्रशासन महाराजगंज की तरफ से ग्रीन बूथ का निर्माण किया। बूथ जिला प्रशासन और वन विभाग के समन्वय से बनाया गया। बूथ पर आने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद स्वरूप एक पौधा भी दिया जा रहा है। बूथ पर मेडिकल कैंप, शेड, पीने का पानी व मतदाता साथी स्वयं सेवकों को भी व्यवस्था है और दिव्यांग और असहाय मतदाताओं को सुगमता से मतदान करने में मदद कर रहे हैं।
लोकतंत्र के महापर्व को कुछ उत्साही लोगों ने आकर्षक और जीवंत बनाए रखा है। ऐसे में मतदाता एवं पंडौरा नगर के गांधी नगर वार्ड निवासी शिवजी वर्मा इस बार भी अपने यहाँ घोड़े पर सवार होकर बूथ पर पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया। घुड़सवारी की शौकीन शिवजी ने वोट देने के बाद शहर का एक चक्कर लगाया। शिवजी वर्मा अच्छी नस्ल का घोड़ा पालते हैं। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में पहली बार वो घोड़े पर सवार होकर वोट देने पहुंचे थे। बूथ पर लोगों को ये आश्चर्यजनक तो लगा, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया ने शिवजी का उत्साह बढ़ाया। तब से वो चुनाव में अपने घोड़े पर ही सवार होकर वोट देने पहुंचते। इस बार भी सुबह करीब 10 बजे शिवजी अपने घोड़े पर सवार होकर स्कूल परिसर में बने बूथ पर पहुंचे। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा हो, इसलिए हम अपने घोड़े से मतदान के लिए आते हैं। हम 2012 से अपने घोड़े से आते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव अपने घोड़े से ही आते हैं। गाजीपुर से खबर, जहां पर मतदान के बीच भीषण गर्मी का कहर जारी। उमस भरी गर्मी के चलते बीएलओ की तबीयत बिगड़ी। प्राथमिक विद्यालय मिश्र में बीएलओ को तबीयत बिगड़ी है। मतदान स्थल पर गर्मी के बीच लगी मतदाताओं की भीड़। मतदान स्थल पर गर्मी के बीच लगी मतदाताओं की भीड़। मतदान के बीच भीषण गर्मी का कहर जारी। प्राथमिक विद्यालय पर मतदाताओं की भीड़। मतदाता स्थल पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उमस भरी गर्मी के चलते बीएलओ की तबीयत बिगड़ी। कुशीनगर में मतदान जारी। सीडीओ की वोट वाली सेल्फी आई सामने। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने किया मतदान, जनता से वोट करने की अपील की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर में मतदान जारी। सीडीओ ने किया वोट। सीडीओ की वोट वाली सेल्फी आई सामने। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने किया मतदान। जनता से वोट करने की अपील। कुशीनगर में मतदान जारी। सीडीओ की वोट वाली सेल्फी आई सामने।
कुशीनगर से खबर, जहां पर डीएम व एसपी ने परिवार समेत मतदान किया। और आपको बता दें कि कंगना रनावत क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। मंडी से प्रत्याशी हैं कंगना रनावत। इसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था सरोज खान जी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे। तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और अनजान, सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड है। तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको प्रोटेक्ट करना, और इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो मेरा मुझे उनके लिए बहुत एम्पैथी है। जी, आप मंडी बात क्या क्षेत्र में रहेंगी या बॉम्बे भी जाना होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कंगना यहाँ रहेंगी या बॉम्बे रहेंगी, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सांसद एक जगह तो वैसे रहते नहीं है चिपक के, उनके 17 विधानसभा होते हैं, हर जगह के दौरे लगाए जाते हैं, एक जगह तो कोई भी नहीं रहते। अगर आप सांसद हो, आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंडर मेरे क्षेत्र के जो है वो अंडर 17 विधायक है। तो वो विधायक भी एक ही गांव में नहीं रह पाएंगे। सोचो आप, वो भी कितने गांव के जो है चक्कर लगाते हैं एक विधायक। तो एक सांसद जिसके साथ में 17 विधायक है, तो मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी। और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। मेरा सवाल है, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। 370 हटाया गया, वो पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ रैलीज हुई हर जगह पे इसका वर्णन हुआ। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, 370 जो अभी हटाया गया, सीए भी लागू हुआ। अब जो अनफुलफिल्ड जो अनकम्प्लीट हुआ है वो है पीओके का वापस लाना और कश्मीरी पंडित का जो सेटलमेंट। आप क्या मानते हैं कि ये जो दो एजेंडे, क्या जो नई सरकार अगर बनती है तो उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा? हमारे यहाँ जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर है, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने पीओके को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। मैं पूरे देश से यही चाहूँगी और खासकर बुद्धिजीवियों से यही चाहूँगी कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और एम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। और इसी बीच आपको देवरिया से खबर बता देते हैं। देवरिया से खबर, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने किया मतदान। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय में किया मतदान। सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मोदी जी का नारा होगा साकार, अब की बार 400 पार। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय में किया मतदान। सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। आज मैं अपना वोट डालने के लिए आई हूँ अपने 263 नंबर बूथ पे, जो महिला डिग्री कॉलेज में मेरा है। और निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इस देश की गद्दी पर बैठाने के लिए पूरी जनता झूम करके आ रही है और वोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल 400 पार का नारा एकदम सत्य है और 400 पार जाएगा। हाँ। हाँ, सब एक वोट माताएं बहने देंगी। हाँ।
हाँ 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 सब 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 एक एक वोट माताएं बहनें देंगी। हाँ 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 राज्य मंत्री ने यहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया। दीनानाथ पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय में किया अपने मत का इस्तेमाल। साथ ही साथ जनता से ज़्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। हाँ सब 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 एक एक वोट माताएं बहनें देंगी। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने किया मतदान। हाँ हाँ सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की। हाँ हाँ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राव आश्रय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव आश्रय जी, क्या कुछ जानकारी है? राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने मत का प्रयोग किया। हाँ सब 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 एक एक वोट माताएं बहनें देंगी। राम आश्रय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ राम आश्रय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राम आश्रय जी, आपको आवाज आ पा रही है? और आपको बता दें कि 7वें चरण का रण लगातार जारी है। आज जो अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि पंजाब में भी मतदान जारी है। हरजिंदर सिंह हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। हरजिंदर, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्या कुछ यहाँ पर लोगों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है? हरजिंदर जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हरजिंदर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और बता दें आपको कि पंजाब में भी आज मतदान है। 7वां चरण, अंतिम चरण में मतदान जारी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। जनता कर रही है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। और तस्वीरें लगातार जगह जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। वीवीआईपीज भी आपको बता दें कि वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। और पहले मतदान फिर जलपान की बात लगातार कही जा रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों का रण जारी है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में 58 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की 13 सीटों पर हो रहा है मतदान। चुनावी इम्तिहान मतदाता कर रहे हैं, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आपको बता दें कि पोलिंग बूथों को भी जगह जगह पर सुसज्जित किया गया है ताकि जो नए वोटर्स हैं वो मतदान करने को लेकर आकर्षित हो सके। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
और सीधे चलते हैं पंजाब, जहां पर हमारे संवाददाता हरजिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरजिंदर जी, आवाज आ रही है आपको? राम आश्रित त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवरिया से। राम आश्रित जी, अगर हम बात करें देवरिया की, यहाँ पर किस तरीके से मतदान किया जा रहा है, लोग कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदान करने को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देवरिया में हेलो जी जी आवाज देवरिया में मतदाता सुबह से ही आज लोकतंत्र का जो इस महापर्व है, इस 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है, उसमें जो सुबह से ही मतदाता घरों से निकल के, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बुजुर्ग भी है, सारे मतदाता जो है वो अपने बूथ पे निकल के अपने का उपयोग कर रहे हैं, पकड़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो तभी से इतनी धूप है कि क्या बताया जाए, लेकिन फिर भी जो है मतदाताओं का जो है उत्साह जो है नजर आ रहा है। लोग मतों पे पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ भी लग रही है कतारों में। बिल्कुल, अगर हम देवरिया की बात करें यहाँ पर, तो क्या पोलिंग बूथ में ये भी खबरें हैं कि कहीं कहीं पर पोलिंग बूथ खराब मिले हैं, यहाँ पर उनको ठीक किया गया? ये अभी जो है, अभी तो इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल इसमें जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह अपनी पूरी तरह मुस्तैदी से लगे हुए हैं। कहीं भी किसी तरह की इस तरह की अगर घटना संज्ञान में आ रही है तो तुरंत उसको जो है के साथ जो है वो ठीक कराने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल राम आश्रित जी, अगर हम बात करें तो वीवीआईपीज जो हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नए वोटर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वोट करने को लेकर? जी, यहाँ पे खासा उत्साह जो है नौजवानों में देखा जा रहा है, नौयुवकों में देखा जा रहा है, वो काफी उत्साहित है। ये कि जो है उन लोगों का जो विकास का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, उन लोगों के दिमाग में बखूबी भरा हुआ कि हम विकास के ही मुद्दे पे हम वोट करेंगे और उस पर भी वोट कर रहे हैं। अगर हम बात की जाए कि वीवीआईपी की, तो अब विजय लक्ष्मी गौतम जो है यहाँ से राज्य मंत्री हैं, वो राज्य मंत्री में विजय लक्ष्मी गौतम ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। वही कृषि मंत्री हैं, वो भी अपने गांव से ही मतदान किया। प्रत्याशी भाजपा से जो है सलभ मणि त्रिपाठी ने भी अपने ठीक है राम आश्रित त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर रामशुगर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशुगर जी, क्या कुछ स्थिति गोरखपुर में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। संजय निषाद जी के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका के न्यूज में। आपके के न्यूज के दर्शकों को आज चैनल की टीम को बधाई मेरे तरफ से। जी, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आज चाहूंगी आप जरा काजल निषाद जी के बारे में भी कुछ कहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज वो जब वोट डालने गई तो उन्होंने कहा कि मुझे संजय निषाद जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। देखिए, लोकतंत्र किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है, ये लोकतंत्र जो है लोगों के लिए बना हुआ है। ये राष्ट्र का चुनाव है। जब हम किसी गांव का चुनाव करते हैं प्रधान का, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और एक गांव के चारों तरफ देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कौन अच्छा व्यक्तित्व वाला है, उसको देखते हैं। जब हम कभी एक गांव में जिला पंचायत का है तो 10 गांव के बीच का देखते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा आ जाता है तो तुरंत हम प्रदेश देखते हैं और प्रदेश में कैसी व्यवस्था देने वाला व्यक्ति पार्टी देखने लगते हैं। और पार्टी पर्सनालिटी, प्रोफाइल, पब्लिसिटी, कौन सा उसका पोजीशन है, उसका क्या परफेक्शन है, प्लस जो है उस एरिया का विकास कौन कर सकता है। फिर उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कौन जो पार्टी है, पार्टी के बाद प्रत्याशी आता है।
उसी तरीके से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रवाद दिखता है, राष्ट्र दिखता है, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस देश का अर्थव्यवस्था कौन सही कर सकता है, कौन ऐसा पार्टी है जो देश को संचालित कर सकता है, उसका नेतृत्व करता कौन है, संचालित कर सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट पावदान पर प्रत्याशी आता है, फिर एक क्षेत्र का विकास कौन सकता है। तो गोरखपुर में योगी जी हैं, दिल्ली में मोदी जी हैं, जहाँ राष्ट्र का चुनाव हो रहा, लोकसभा का चुनाव हो रहा, दुनिया का एक पहचान का चुनाव है, जो विरासत और जो है विकास का चुनाव है, वहाँ किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना कहना तो ठीक नहीं है ना, उसके किसी नहीं वो तो कह रहे हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको पता है कि निषादों ने मछुआरों ने अपनी, सबने धोखा दिया, अंग्रेजों मुगलों से लड़ा उजड़ा, सबने धोखा दिया। सपा बसपा कांग्रेस ने वोट तो लिया, लेकिन बदले में इनको धोखा दिया, इनको झुआ व वोट को पौआ पिलाते रहे। आज यह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर संजय को खुद अपना नेता मान रखा। हमारे नेतृत्व में पूरे देश के निषाद जगह हैं और मोदी योगी अमित शाह तक पहचान बनाए और उनका आवाज है। और मोदी जी किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये तीनों चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी दिला रही है। तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, डॉक्टर संजय भी साथ में है, हमारी पूरी टीम साथ है, कार्यकर्ता समाज साथ में। संजय निषाद जी, समाज आज अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को नतीजे आएंगे और जो नैरेटिव सेट किया गया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है? एक्चुअल में इस बार अब तक का इतिहास रहा है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला हो जो कहा वो करके दिखाए, पूरी बात गारंटी के साथ जो कहा था उन्होंने घोषणा पत्र में से पूरा किया। आगे फिर उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है कि इसको हम करेंगे, हमें आप दें। अर्थव्यवस्था 13वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए, 3रे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का जो अर्थव्यवस्था सही नहीं चाहता है? और कोई भी जो नेतृत्व करता होता है, जो राष्ट्र का नेतृत्व करता होता है, एक ड्राइवर के समान होता है। तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो एक पार्टी गाड़ी के समान है। अब जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन बना रखा है, तो उसके सवारी तो सब उतर के भाग के यहाँ मोदी के पास आ रहे हैं। आज 400 पार एनडीए सरकार का नैरेटिव नहीं है, ये हकीकत है कि 325 पिछले बार मिला था, गारंटी होने के बाद जो 75 सीटें हारे थे, 75 जो हमने सेकेंड पोजीशन था, तो जिसके वजह से हारे थे वो हमारे साथ है, उनका समाज साथ में है, नेता समाज साथ में है, इसलिए वो सब कुछ जीतेंगे, इसलिए 400 पार एनडीए सरकार होगी। और मोदी जी के साथ निषाद खुद 18% खड़ा है। बसपा सपा एक होके लड़ी थी, तब कहाँ चली गई, निषाद खड़े थे इसलिए। तो आज के दिन में अब तो बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, इसलिए और अधिक सीटें आएंगी। संजय निषाद जी, आज एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है शाम को। हालांकि इस बैठक में क्या एजेंडा होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आज ये जो बड़ी बैठक हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप? और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे दोनों राजकुमारों को जो राजकुमार बनने का सपना देख रहे हैं। और ये लोग 2014 से, मैं 2013 में निषाद के किले पर गया था, उसे जंगल से मंगल, कभी भगवान राम भी उस किले पर गए थे और गंगा पार कराए थे, और उस किले पर वहां से वापस आए थे तो निषाद राज को और अब राज्याभिषेक में भगवान राम के पास आए थे। और राम मंदिर के साथ निषाद की मूर्ति भी लग रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब इस देश में 80% लोग, 90% लोग जो है आस्थावान है, सभी धर्म की इज्जत करते हैं, सभी लोग धार्मिक हैं, तो धर्म के साथ किस तरीके का इनके साथ संरक्षण प्राप्त गुंडे हुआ करते थे। इसलिए आज के दिन में उन गुंडों की वजह से ये कहते तो कुछ और है, उल्टा ही कुछ होता है। सपा जो कहती है उसका उल्टा होता, कांग्रेस जो कहती है उल्टा होता। तो मैं इन नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि जो भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं, तो ये कहते तो है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम के जगह पर मोदी जीत रहे हैं हो जाता है और योगी जी हो जाता है। तो इसलिए ये 2004 के बाद वही होगा। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले ऐसे देखते रहे।
संजय जी, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका विपक्ष ने जमकर विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट है ये प्रधानमंत्री का। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन में सबको कहते हैं कि जनता जनार्दन होती, जनता जज होती, जनता फैसला लेती, लोकतंत्र। और कोई भी आदमी फैसला लेता हो तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी जानकारी होगी उतनी ज्यादा बुद्धिमान होगा। तो जानकारी के हिसाब से अभी आप देखे होंगे कि जो अभी ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है आपकी पंजाब की, उसने रिसर्च किया है दुनिया के प्रधानमंत्री को कि भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। भारत के हर देश के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जैसे स्वास्थ्य, आपके दिन में पर्यावरण है, उनके लिए मिलेट्स है, भोजन के। तो ये योग जो है साधना स्वास्थ्य है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। स्वस्थ विचार आते हैं तो सरकार स्वस्थ चलती है, और सरकार चलती है तो व्यवहार सही होती है। तो ये अगर देश के प्रधानमंत्री को 4 तारीख के बाद फिर से देश को चलाना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। तो योग और साधना शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए 4 तारीख की तैयारी पहले है कि हम स्वस्थ मस्तिष्क से, जो हमने कहा है, जनता से वादा किया है, दुनिया में फिर से भारत को पहचान दिलाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था सही करना है, जन कल्याणकारी नीतियां, गरीबों के लिए फिर से हमें योजनाएं तो ये सब करने के लिए एक जो है विल पावर चाहिए, और विल पावर साधना से होती है। और भारत में साधना, भारत को दुनिया के लोग गुरुकुल में सीखने आते थे, तो ये तो कहते हैं कि अब मोदी जी साधना में जा रहे हैं, अरे विपक्ष के नेता कहाँ जाएंगे? इटली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जिनका यही है ना। तो ये तो आज के दिन में इन्हीं लोगों का यात्रा है। भाई राहुल जी हारे उत्तर प्रदेश से, तो दोबारा नजर नहीं आए, सोनिया जी जीती नहीं नजर आए, पूरे 5 साल बीत गया हमको। तो आप आए हैं कब वोट मांगना? तो अब वोट तो अभी 5 साल बाद ऐसे नहीं मिलने वाला ना। तो आज के दिन में जाने वाले कहाँ, वो जाएंगे हम विदेश, और हमारे मोदी जी अपने देश में साधना करके अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। इसलिए उनका टिप्पणी निराधार है और निंदनीय है। संजय जी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज इस बार काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो भीषण गर्मी, और जिस तरीके से जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मतदान बहिष्कार की भी बात करते नजर आए, सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे भी इस फिलहाल मतदान के दौरान नजर आए। साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर हुआ कि आपने ठीक से तैयारियां नहीं की, या चुनाव आयोग को भी उन्होंने कई बार कहा कि इसकी टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपने अगर बढ़ाना है तो। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि वो भीषण गर्मी की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसका क्या असर नहीं पड़ेगा? सबसे पहला ऐसा चुनाव है जो विपक्ष विहीन चुनाव हो रहा है। जब विपक्ष विहीन चुनाव हो रहा है, तो जब विपक्ष में कोई जीत के सरकार बनाने वाला नहीं, तो प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, तो उनके वोटर क्यों वोट डालने जाएं? उदासीन हो गए, घर में बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, उनके सहयोगी हैं, वो पूरे जोश खरोश में अपना कर रहे हैं। तो ये जो भी वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर वाले, सरकार मोदी योगी के समर्थक हैं। और विपक्ष के समर्थकों में उत्साह नहीं है, क्योंकि भाई न साइकिल जाने वाली है दिल्ली में, और न तो आज के दिन में तो पंजा कहीं दिखने वाली है, न तो उनके कोई, वो बिना दुल्हे बारात में कौन जाता है। तो आज के दिन में मोदी दुल्हा, इसलिए इनके लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ है नहीं, इसलिए वो घर में। वो तो कह रहे हैं कि हमारे में लड़ाई नहीं हो रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हमने पता है कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है। जबरदस्ती के लिए ये जो सत्ता पक्ष है ये इस तरीके के आरोप लगा रहा है और कटाक्ष कर रहा है। वो कह रहे हैं हमारे अंदर ऐसी लड़ाइयां नहीं है। नहीं, 70 साल में कभी भी चुनाव होता रहा है तो हर पक्ष के लोग एक अगुवा नियुक्त करते थे कि ड्राइवर है, ये गाड़ी को लेके आगे जाएंगे। ये पहली बार है कि बिना ड्राइवर की गाड़ी हाँकना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी गाड़ी बना रखा है कि वो कब नियुक्त करेंगे? भाई सवारी बैठ के इंतजार करेगी तो अभी ड्राइवर आएंगे, उसमें कौन बैठेगा? तो सवारी तो कभी ड्राइवर नहीं बन सकती। तो भाई जो भी उसमें बैठे, कंडक्टर तो ड्राइवर नहीं बन सकता है, क्लीनर तो ड्राइवर नहीं बन सकता ना। ड्राइवर को अलग से ड्राइविंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और एक गाड़ी में
कई ड्राइवर बैठा दीजिए, तो पता चला कई लोग स्टीयरिंग पकड़ लेंगे, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? इसलिए गाड़ी तो तभी सुरक्षित स्थान पर जाएगी जब एक सिंगल ड्राइवर होगा और सिंगल हाथ में स्टीयरिंग होगी और ब्रेक होगा और उसका एक्सीलेटर होगा। तो मोदी जी के हाथ में स्टीयरिंग भी है, एक्सीलेटर भी है और जो है उसका ब्रेक भी है, कैसे क्या करना है। इसीलिए सुरक्षित भारत को फिर से विकसित भारत बनाएगा। ठीक है संजय जी, हम वापस आएंगे आपके पास और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी का मतदान प्रतिशत अब तक का 11 बजे तक का 28.02% हुआ है मतदान। बलिया में 11 बजे तक 27.81% हुआ मतदान। बांसगांव में 11 बजे तक 28.30% मतदान अब तक हो चुका है। चंदौली में 11 बजे तक 29.8% हुआ मतदान। देवरिया में 11 बजे तक 28.10% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 11 बजे तक 27.55% हुआ मतदान। घोसी में 11 बजे तक 27.66% हुआ मतदान। कुशीनगर में 11 बजे तक 28.06% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 11 बजे तक 29.66% हुआ मतदान। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, यूपी में 11 बजे तक अभी 28% मतदान हो चुका है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं कमी तो देखी जा रही है। अभी आप 28-30 के आसपास है। अभी आधा हाफ टाइम अभी पड़ा है, उसके बाद तो अभी हाफ टाइम शुरू हो रहा है। अभी देखिएगा उसके बाद शाम को बहुत ज्यादा मतदान 2 घंटे के अंदर ज्यादा परसेंट बढ़ जाता आएगा और परसेंटेज अच्छा होगा, क्योंकि अब कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं पूर्वांचल में और जो सभी नेता भी उत्साहित हैं और सभी लोग आ रहे हैं। अब पूर्वांचल से प्रधानमंत्री हैं, पूर्वांचल से हमारे मुख्यमंत्री हैं और ढेर सारे मंत्री भी पूर्वांचल से हैं। इसलिए आज के दिन में आप देखिए कि पहले में आप देखे होंगे कि 11 बजे तक कम मतदान होता था, इस बार आप देखे होंगे 28-29 के आसपास पहुंच गया है। तो बेहतर परिणाम आएगा और मतदान का परसेंटेज अच्छा है। संजय जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम बात करें जिस तरीके से 2014 के चुनाव को देखा जाए तो एक मोदी लहर, मोदी मैजिक का जिक्र किया जा रहा था। विपक्ष अब कह रहा है कि वो मोदी लहर, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम मुद्दों पर जरा गौर करें तो जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, आज वही मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गए हैं और विपक्ष अब कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भुनाने की लगातार कोशिश करे। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही भ्रष्टाचार। देखिए, विपक्ष के पास एक झूठा मुद्दा संविधान का लाया है। पहली बार विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि देश आजादी के होने के बाद पहली बार जब संविधान लागू हुआ, 1952 में जब सरकार इनकी आई, तो पहला संशोधन तो संविधान में इन्होंने किया था। आज के दिन में 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने कर रखा है। अगर हम देश वह अपने हित में संशोधन करते थे, व्यक्ति विशेष और वर्ग के हित में संशोधन करते थे, आज हम देश और समाज और राष्ट्र के विकास के हित में संशोधन हो रहा है। तो ये इनको राष्ट्र उसको ये बहाना बना रहे हैं कि संविधान बदलने का। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दे दिया, कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास है, क्योंकि आज के दिन में एक मुद्दा विपक्ष के पास होना चाहिए कि हमने क्या किया है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 30 साल में सपा ने क्या किया, उनके साथ जो है बंगाल में दीदी ने क्या किया। ये आज मोदी गारंटी तो ये भी कह रहा है कि अगर आप 400 पार आ गए तो आप संविधान तो बदलेंगे ही बदलेंगे, साथ ही साथ आप चुनाव नहीं होने देंगे आगे। वो मान रहे हैं कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, अगर वो नहीं जीतते हैं तो। देखिए, आज के दिन में जैसे होता क्या कि विपक्ष के पास जैसे होता है कि आदमी जब डूबता है तो वो कुछ न कुछ ऐसे एंड बैंड कुछ न कुछ बोलता रहता है। आज के दिन में संविधान भारत का संविधान है, उसकी मूल भावना वो कभी नहीं बदला जा सकता है। आप संविधान दुनिया में किसी का संविधान बदला हुआ तो बता दें, संविधान बदल गया और बताए गए। दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर व्यवस्था हुई है आज के दिन में इस चीज की है। आज के दिन में सभी विश्व के लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन संविधान में एक व्यवस्था है कि जनता के हित में उसके क्लास बदले जाते हैं। आप धारा 370 देखे होंगे, बदला गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया है। हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए इन्होंने आज के दिन में सभी लोगों को नागरिकता की व्यवस्था कर दिया जो शरणार्थी बने हुए थे। तो इसमें कौन सा गलत काम हो गया? शरणार्थी बने हुए थे, आज के दिन में बांग्लादेश से भाग के आए थे, वो भारत के ही लोग थे ना, तो उनको नागरिकता देना कोई गलत बात है क्या?
आज के दिन में यह लोग खाली एक तुष्टीकरण की नीति के रास्ते परेशान है, एक विशेष वर्ग को खुश करने। दूसरा, और ये जो आरोप है कि हैं। हिंदू मुस्लिम आप करना शुरू कर देते हैं, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप राम मंदिर को बीच में ले आते हैं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर इन लोगों की सरकार आ जाती है तो राम भगवान फिर से टेंट में चले जाएंगे। हम नहीं कहते, वो कहते हैं, उनकी बात को दोहराई जाती है कि हम आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे। तो भाई इन लोगों ने ताला लगवा के टेंट में रखा था, अगर फैसला बदलेंगे, चूंकि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, और द पार्लियामेंट द सुप्रीम नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट मेंबर सुप्रीम है, और द पार्लियामेंट मेंबर नॉट सुप्रीम, द पब्लिक द सुप्रीम। इज द रियल गॉड इज वोटर है। ये युग का जो पावर है वो वोटर के पास है। ये वोटर को गुमराह करते हैं कि एक विशेष वर्ग हमको खुश होके राम मंदिर का विरोध करके एक वोट लेते थे, एक वोट बैंक, उसे क्या हिंदू मुसलमान राइट है? मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जब कांग्रेस का बटन दबता था, साइकिल का बटन दबता था, तो यही देश है, यही प्रदेश है, तब तलवार निकाल के लोगों को दहशत में रख के त्योहार मनता था। त्योहार तो एक व्यवहार की चीज है ना, हम याद करें, मिलके रहें। पुलिस वाले बेचारे डूब के रहते थे, नाले के किनारे भागे रहते थे, लेकिन आज जब कमल बटन दबा दिया तो आज पूरे देश में व्यवहार से त्योहार मनते हैं मिलके हिंदू मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं हुआ था। मुसलमान भी बड़े प्रेम से अपनी दुकान कर रहा है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के समय सपा बसपा का बटन दबाने से मुसलमानों में ज्यादा गरीबी आ गई, और जब गरीबी आ गई तो SC/ST से खराब दशा है। इसके मतलब अनाज हम उन्हें खिला रहे हैं, मकान हम उन्हें दे रहे हैं, और इलाज हम करा रहे हैं, तो हम मुसलमानों को अगर सब व्यवस्था दे रहे हैं तो इन्हें क्यों दर्द हो रहा भाई? यही तो है व्यवस्था आज के दिन में। मुसलमान अब इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। 2-4 दाढ़ी वाले टोपी वाले छोड़कर जनता इधर आ रही है, नहीं हमें मकान बना रहे, हमें इलाज करा, हम हिंदू मुसलमान राइट नहीं हो रहा, झगड़े खत्म हो गए, धर्म के आधार पर बीमारी खत्म। और धर्म आज चांदी का ईंटा देके मुसलमान भी राम मंदिर बना रहा है, क्योंकि कहता नहीं धर्म का हमें धर्म का जो है वो स्वागत होना चाहिए, हमें सम्मान होना चाहिए। तो आज के दिन में मस्जिद भी बनाने के लिए जमीन दे दी गई। मैं तो गया था दुबई में, मैंने तो देखा ना कहीं ऐसा तो सड़क पर नहीं बनती था कोई, सारे मस्जिद सिस्टम से बने हुए कहीं हैं। तो कहीं झगड़े खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो लोकतंत्र के हिसाब से व्यवस्था पालिका जो है, देखिए व्यवस्था पालिका मतलब एक विधायिका है, तो विधायिका जो कानून बना देता है उसी के हिसाब से न्यायपालिका फैसला लेता है। लेकिन न्यायपालिका में फैसला लेने के लिए कार्यपालिका को कार्य करना पड़ता है। तो इन लोगों ने 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को उलझाए रखा, कागज ही नहीं दिया, ठीक से पूरा तत्व के भी रिपोर्ट नहीं दिए, तो वो उलझा रहा। हमारी सरकार ने उसको समय से कागज दे दिया, फैसले हो गए। यही जो अपराधी हैं जिनके समय में संरक्षण प्राप्त करते थे क्योंकि समय पर कागज नहीं देते थे, लेकिन आज हमारी सरकार समय पर कागज देती है और संरक्षण खत्म है, बल्कि सजा दे रही है। तो ये जनता इसीलिए हमारे साथ है कि अपराधियों को सजा मिल रही है और सामान्य नागरिक अच्छा से जीवन जी रहा। संजय जी, विपक्ष कटाक्ष करता हुआ कई बार नजर आया कि जो बीजेपी के साथ घटक दल हैं वो लाइबिलिटीज हैं बीजेपी की, और ये जो 7वें चरण का रण है ये अग्नि परीक्षा है अब आपकी। जो घटक दल हैं वो पहले कांग्रेस और सपा के साथ रहे हैं। अगर इन्होंने ठीक से उनका सम्मान रखा होता, उनके समाज का, उनके नेताओं का, उनकी पार्टियों का, तो आज वो क्यों छोड़ के सपा छोड़कर आज भाजपा के साथ रहते। हम कहते हम आए, राजभर भाई आ गए, आरएलडी आ गई। अगर ये सम्मान करते तो क्यों आते। आज गठबंधन धर्म ये नहीं निभाना चाहते, 6 महीने में ये यूज करते हैं, फेंक देते हैं। और गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाती है, इसलिए सब लोग उनके साथ आ रहे हैं। स्वागत। निषाद समाज की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं उस पर भी आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगी कि निषाद समाज कितना बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। मछुआ समुदाय की लगभग 18% आबादी है, राष्ट्रवादी है। ये देश को आजाद कराने में अगली भूमिका निभाया, अंग्रेजों मुगलों को मारकर नदियों में डुबोकर भगाया, इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट और मार्शल कॉम का भी लगा है। तो ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। तो राष्ट्रवाद का चुनाव है तो खून में राष्ट्रवाद है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है और मछुआरों ने खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी बना रखी है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बड़ी है। और जिस समुदाय का सम्मान
मोदी जी बढ़ाते हैं राम मंदिर के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाते हैं। आज जो अतिथि भवन है निषाद राज का है। आज के दिन में पर्यटक स्थल घोषित होता निषाद राज का किला है। एक निषाद के घर को प्रधानमंत्री चाय पीने जाते हो, इनके लिए नीतियां बनाते हो, इनके लिए बजट देते हो। कांग्रेस ने अखिलेश जी कहते हैं ये सब ड्रामा है, ये सब दिल से नहीं करते हैं वो, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसको पूरा हो जाने दीजिए। अखिलेश जी से पूछेगा, माननीय अखिलेश जी से, उनका हम सम्मान करते हैं कि जब एक 67 साल में कांग्रेस की सरकार रही 3000 करोड़ रुपया दिया, 1 रुपया अखिलेश जी ने दिया क्या निषादों को? तो कोई नीति बनाई क्या? आज के दिन में कभी जय निषाद राज बोला क्या? कभी निषाद के किले पे एक ईंट दिया क्या? आज के दिन में जब इनकी सरकार थी, हम वोट देते रहे, तो इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चलती रही सपा बसपा की। तो ये 2004 से 2014, तो ये मेरे आरक्षण की फाइल जो पब्लिक फाइल 74/4/1950 है, वो कैसे गायब हो गए होम मिनिस्ट्री से? मुकुल वासनिक और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। जब सपा निषादों के साथ नहीं खड़ी है, विशंबर जी आवाज उठाते, दिल्ली में सपा के सांसद भाग जाते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, रेल केंद्र की होती है, सपा गोली चलवा देती, 302 मूल्य मनवा देती है। तो ये सारे काम है आज के दिन में। फूलन देवी मारी जाती, जांच नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी पर सपा का एक नेता का कब्जा हो जाता है मिर्जापुर, उसकी माँ ऐसे ही ठोकर खाती है आज के दिन में। यमुना निषाद सभी निषाद नेता तो इन्हीं लोगों के समय मारे गए, क्यों नहीं जांच कराई गई उन दोषियों का अपराध, उनको सदर। तो ये मेरे कहने का मतलब कि सम्मान निषादों का, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, इसलिए पूरा मछुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। बिल्कुल। संजय निषाद जी, एक टिप्पणी आपकी महिला सुरक्षा पर भी चाहूंगी। महिला सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो विपक्षी दलों की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की तरफ से हो। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बुलडोजर काफी फेमस है कि किस तरीके से अपराधियों के घर गिराए जाते हैं। हालांकि हाथरस और कानपुर देहात में जिस तरीके के मुद्दे हुए वो अभी जनता नहीं भूल पा रही है या विपक्ष भूलने नहीं दे रहा है, और महिला सुरक्षा का जिस तरीके से बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से, उसका विरोध करता हुआ विपक्ष नजर आता है। देखिए, किसी का भी सम्मान और हिस्सेदारी कानून से तय होता है, और मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को, जिस समुदाय का, जिस वर्ग के लोग राजनीति में कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टी में उस महिला को 33% का आरक्षण दिल्ली में मिल गया क्षेत्र में, तो अपने आप उनका विकास हो जाएगा, सुरक्षित होंगे। रहा आज इज्जत घर महिलाओं को मोदी ने दिया है, योजनाओं का नाम मोदी ने दिया है, महिलाओं को सुरक्षा किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी ने किया है। तो ये सारी चीजें हैं आज के दिन में नारी शक्ति, इसलिए महिलाएं आज राहुल जी कह रहे हैं खटाखट फटाफट पहुंचेगा पैसा जनता के मोबाइल में, तो इससे पहले क्यों नहीं पहुंचा दिया? जहां इनकी सरकारें हैं राज्यों में क्यों नहीं दे दिया? अगर फटाफट दिया होता तो खटाखट फटाफट इनको सत्ता से दूर नहीं करते समाज के लोग। इसीलिए ये लोग ऐसे अब बहकावे में नहीं आने वाला है। और अब ये इंफॉर्मेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है। इनके जितने पुराने काले चिट्ठे हैं वो निकलते सोशल मीडिया में, और मोदी जो काम करते हैं वो निकलते हैं, इसलिए कंपेरिजन करके लोग मोदी के साथ। संजय निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय निषाद जी हमारे साथ यहाँ जुड़े थे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी से और योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बीजेपी अब की बार 400 पार करेगी ही करेगी, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और ये भी बताया कि निषाद पार्टी कैसे साथ में है। निषाद पार्टी जो है वो साथ में है बीजेपी के, और जो निषाद समाज है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि 7वें चरण का रण लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी है। अंतिम चरण का ये मतदान है और आपको बता दें कि 4 जून को नतीजे आएंगे। जनता कर रही है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो उनको बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया ताकि जो नए वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस वोट करने के लिए प्रेरित होते हुए नजर आए। और इसी बीच आपको बलिया से खबर बता देते हैं। बलिया से खबर, मतदान देने गए वृद्ध की मौत। बलिया से खबर, बूथ संख्या 257 पर मतदान पर हुई मौत। लाइन में खड़े रहने के दौरान आया था चक्कर।
लाइन में खड़े रहने के दौरान आया था चक्कर। बड़ी खबर आपको हम बलिया से बता रहे हैं। मतदान देने गई महिला की हुई मौत। बूथ संख्या 257 पर मतदान के वक्त हुई मौत। चकबाउद्दीन प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया से खबर, मतदान देने गए वृद्ध की हुई मौत। बूथ संख्या 257 पर मतदान पर हुई मौत। लाइन में खड़े रहने के दौरान आया था चक्कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके। कृष्णकांत जी, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? जी, आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर मतदाता विरुद्ध जो मतदान करने जा रहे थे, उसी बीच उनको चक्कर आने लगा, जिससे वहां के पुलिसकर्मियों ने वहां उनको उठा के कहीं छांव में टीन शेड के नीचे ले जाया गया, उनको लेटाया गया। फिर उसके बाद उपचार के जिला अस्पताल में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया वृद्ध को, जिसमें डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उपचार के दौरान मौत हो गई। ये पकड़ी थाना के चकबाउद्दीन प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 257 का मामला है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या वृद्ध के परिवार को जनों को सूचित किया गया है? साथ ही साथ इस पर कुछ जांच पड़ताल की जा रही है? क्या जो वृद्ध युवक था वो पहले वृद्ध जो थे वो क्या पहले से बीमार थे? जी, अभी जानकारी ली जा रही है कि फिलहाल अभी तो किसी की बाइट अभी पर मिल नहीं पाया है। डॉक्टरों से पुष्टि करके जानकारी आगे स्पष्ट करा दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बूथ संख्या 257 पर मतदान के दौरान हुई वृद्ध की मौत। लाइन में खड़े रहने के दौरान आया था चक्कर। चकबाउद्दीन प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता देते हैं। मिर्जापुर से खबर, गांव वालों ने किया मतदान बहिष्कार। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव वालों ने मतदान किया। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। चुनाव कर्मचारी मतदाताओं का कर रहे इंतजार। गांव वालों ने किया मतदान बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। चुनाव कर्मचारी मतदाताओं का कर रहे इंतजार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है? ये आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है 7वां चरण के अंतर्गत राजा रोड डाले जा रहे हैं। आज मिर्जापुर हम बात करते हैं नगर विधानसभा की। नगर विधानसभा में के बिंदा थाना के अंतर्गत मगरगढ़ा कला में के जो गांव वाले हैं, उन्होंने आज जो है मतदान का जो है सभी गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। चुनाव कर्मचारी वहां पहुंच गए हैं। कर्मचारी आप देख सकते हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक भी मतदाता भी पहुंचे नहीं है। वहाँ के सभी ग्रामीण वर्ग का कहना है कि हम लोगों ने हमेशा सांसद विधायक सभी को जो है रोड के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तो रोड नहीं बन पाया। रोड न बनने की स्थिति में हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और इस कारण हम लोग जो है चुनाव में नहीं जाएंगे, नहीं वोट डालेंगे।
ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और थाना विंध्याचल अंतर्गत ये मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको सोनभद्र से खबर बता देते हैं। सोनभद्र से खबर, थाना और सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से खबर, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। ओबरा विधानसभा के 3 गांव में मतदान बहिष्कार। जुगल, पनारी और कासपानी में मतदान। समस्याओं के समाधान के बाद वोट करने की बात। ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। ओबरा विधानसभा के 3 गांव में मतदान का हुआ बहिष्कार। नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। नेटवर्क और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है। जगैल, पनारी और कासपानी में मतदान बहिष्कार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है? जाने के बाद भी सोनभद्र जनपद की जुगैल ग्राम पंचायत जो है सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी कई मूलभूत सुविधाओं से जहां वंचित है, तो सबसे बड़ी समस्या जहां हाईटेक भारत कहा जाता है, डिजिटल भारत कहा जाता है, वहां पर मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, यहाँ तक कि इमरजेंसी सुविधा। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नेटवर्क और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग। और कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज से खबर, चुनाव ड्यूटी में गए हेड कांस्टेबल की हुई मौत। कासगंज से खबर, हीट स्ट्रोक से हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह की मौत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? कासगंज पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल थे शिवराज सिंह, जिनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी के चलते हुए मिर्जापुर गए हुए थे। बीते दिवस जब मिर्जापुर में कई लोगों की हीट स्ट्रोक से बीमार पड़े, तो उसमें शिवराज सिंह भी बीमार हुए थे, जिनकी देर रात्रि मौत हो गई है। जी, ये बता दें आपको, ये फिलहाल एटा जनपद में इनका परिवार रहता है और यहाँ कासगंज में पुलिस लाइन में तैनात थे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, चुनाव ड्यूटी में गए हेड कांस्टेबल की हुई मौत। और फिलहाल खास विशेष में ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।